हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज यहाँ पर कंस्ट्रेंट मोशन पे बेस्ड प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, जो कि प्लैंक और वेज से रिलेटेड है। देखिए, पहले प्रॉब्लम क्या है वो मैं समझा दूं। यहाँ पर हमारे पास एक प्लैंक है जो कि यहाँ पिंक कलर से बनाया हुआ है, और दो वेजेस है बी और सी, जिनका मास कैपिटल एम है, और जो प्लैंक है उसका मास है स्मॉल एम, जो कि अभी सिमेट्रिकली रेस्ट कर रहा है इसी पोजीशन पे। अब जब हम उसे रिलीज करेंगे तब ये प्लैंक का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और यहाँ पर एक चीज यहाँ नीचे लिखी हुई है, नेग्लेक्ट फ्रिक्शन बिटवीन ऑल द कॉन्टेक्ट सरफेस। यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, जहां जहां कॉन्टेक्ट है वहां पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो प्लैंक है वो नीचे की डायरेक्शन में आएगा, और उस कारण से ये जो वेज है वो इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो हम बोल देंगे कैपिटल ए के बराबर। सिमिलरली ये वाला भी जो प्लैंक है वो इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, और यहां पर जो एक्सेलरेशन होगी वो होगी कैपिटल ए, ये जो वेज है। और जो प्लैंक है वो हम मान लेते हैं कि नीचे के डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से आएगा। सो यहां पर ये दो एक्सेलरेशन जो है ना, एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक जो कि स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रही है, और एक्सेलरेशन ऑफ वेज जो कि कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमें निकालना है इस प्रॉब्लम में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमारा काम ये रहेगा कि जो प्लैंक है और जो वेज है, इन दोनों की एक्सेलरेशन में हमें एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। उसके लिए हम थोड़ी देर बाद की कंडीशन लेते हैं, जब ये जो प्लैंक है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। उस कंडीशन का यूज करके हम एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालेंगे। अब ये कुछ टाइम बाद का सिनेरियो है, जब ऊपर ये जो प्लैंक है वो y डिस्टेंस नीचे आ जाता है, और जब ये y नीचे आएगा तो जो वेज है वो, अगर हम b वाले वेज की बात करें तो वो x डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड में आगे की तरफ मूव कर देगा। ठीक है, अब ये x है तो ये जो डिस्टेंस है वो भी क्या होना चाहिए, x के बराबर, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होना चाहिए, थीटा के बराबर। अब इस डायग्राम को मैं अलग से आपको यहां पर बताता हूं। जो प्लैंक है वो वर्टिकली नीचे मूव कर रहा है, और जो वेज है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो अगर हम प्लैंक की एक्सेलरेशन की बात करें जो कि ए से रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बराबर होगा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और जो वेज की एक्सेलरेशन है ए, वो बराबर होगी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सॉरी, यहां पर मैंने एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक इज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और जो वेज की एक्सेलरेशन है वो है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब y और x में भी रिलेशन हमें पता है। देखिए, tan थीटा ये बराबर होगा y बाय एक्स के परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा इक्वल्स टू, और यहां से y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा ये हमें मिलेगा। और दोनों ही साइड हम टाइम के रिस्पेक्ट में डबल बार डिफ्रेंशिएशन करें तो हमें इक्वेशन मिलेगी डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर tan थीटा। ओके, सो डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर ये है एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक जो कि ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये कैपिटल ए से एक्सेलरेशन ऑफ वेज। सो स्मॉल ए इक्वल्स टू कैपिटल ए tan थीटा। ये हमारे पास दोनों ही एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन मिल गया। आप कोई सी भी एक एक्सेलरेशन फाइंड करके हम दूसरी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। या मैं लिख देता हूं, जो स्मॉल ए है वो है एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक, और जो कैपिटल ए है वो है एक्सेलरेशन ऑफ वेज। और इन दोनों के बीच में रिलेशन हमें मिल गया, स्मॉल ए इक्वल्स टू कैपिटल ए tan थीटा। अब या तो हम स्मॉल ए निकाल ले या फिर कैपिटल ए निकाल ले, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करते हैं,
प्लैंक का और वेज का अलग अलग दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्योंकि वहीं से हमें इक्वेशंस बनाने को मिलेगी जब हम फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से बना लेंगे। सो इतना जो पोर्शन है वो मैं अब रब करने जा रहा हूं। अब प्लैंक पे जो जो फोर्स लग रहे हैं वो हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करने हैं फ्री बॉडी डायग्राम में। तो सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg जो कि नीचे के डायरेक्शन में लग रहा होगा, और जो प्लैंक है वो भी नीचे के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो डेवलप हो रही है वो रिप्रेजेंट कर दी हमने स्मॉल ए से, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। अब यहाँ पर हमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बताना है, क्योंकि हर फोर्स के रिएक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो वो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो जहां पे भी इस प्लैंक का जो कांटेक्ट है उसके सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा और वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर, और इसी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है उसमें चेंज आ रहा है। जैसे हम फ्री फॉलिंग बॉडी की बात करते हैं तो वहां पर जो एक्सेलरेशन होती है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होती है, पर यहाँ पर जो प्लैंक के एंड्स है वो कांटेक्ट में है वेज के, इसलिए जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कुछ अलग आएगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर दो जो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो एक्सेलरेशन को कम कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर हमें इक्वेशंस लिखने के लिए n के कंपोनेंट्स लेना जरूरी है। तो कंपोनेंट्स में थोड़ा सा यहां पर मॉडिफिकेशन कर देता हूं। देखो ये एंगल थीटा है और ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो ये एंगल π/2 माइनस थीटा होना चाहिए। ठीक है, और इसी से परपेंडिकुलर ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, तो इस एंगल की बात करें तो ये थीटा होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूं। ये एंगल थीटा, तो ये जो एंगल है वो π/2 माइनस थीटा, और ये π/2 माइनस थीटा इसके सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो पूरा 90 में से π/2 माइनस थीटा माइनस कर दे तो ये एंगल कितना बचेगा, थीटा बचेगा। और ये एंगल थीटा है तो हम यहाँ पर n के कंपोनेंट लें तो ये एंगल थीटा एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये वाला जो कंपोनेंट है वर्टिकल वो हो जाएगा n cos थीटा के बराबर, और ये कंपोनेंट होगा n sin थीटा के बराबर। ठीक है, यहां पर भी हम इस वाले नॉर्मल के भी कंपोनेंट ले लें, सो n cos थीटा वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा n sin थीटा। अब यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के जो फोर्स है ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो प्लैंक पर लग रहा है वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, और इसी की वजह से जो प्लैंक है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, केवल किस डायरेक्शन में मूव करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, अब यहां से हम इक्वेशन लिख दें। सो जो प्लैंक है वो नीचे के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो अनबैलेंस फोर्स है वो बराबर होगा ma के। ओके, और ये ma बराबर होगा mg, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन का फोर्स को हमने पॉजिटिव बोला है क्योंकि वो मूव कर रहा है नीचे के डायरेक्शन में। ऊपर के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको हम नेगेटिव से बताएंगे। तो ऊपर के डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, एक ही n cos थीटा यहाँ पर, एक n cos थीटा यहाँ पर। सो ये हम पुट कर देंगे, तो n cos थीटा प्लस n cos थीटा ये हो जाएगा 2n cos थीटा। अब यहां पर अगर हमें n की वैल्यू पता होती है तो हम डायरेक्टली एक्सेलरेशन लिख सकते थे। n की वैल्यू पता करने के लिए हमें वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो वो मैं अब नेक्स्ट बनाने जा रहा हूं। सो वेज बना दिया मैंने, जो कि a एक्सेलरेशन से लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहा है, और यहाँ पर हमें फोर्सेस जो लग रहे हैं वेज के ऊपर वो लगाना है। तो हमें मैक्सिमम हमें जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं ना उसी की रिक्वायरमेंट रहेगी, वर्टिकल डायरेक्शन की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वेज जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। ओके, अब इस नॉर्मल, ये जो नॉर्मल मैंने बनाया था जो प्लैंक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बनाया था, अब इसका जो एक्शन रिएक्शन पेयर है वो ये जो वेज है उस पर भी लगेगा। सो वेज पर जो नॉर्मल का रिएक्शन होगा वो यहां पर मैंने
कैपिटल एन से बना दिया ना। अब ये एक्शन रिएक्शन पेयर कंप्लीट हो गए। सो यहाँ पर हम अब एन के कंपोनेंट ले तो हमें यहाँ पर दो कंपोनेंट मिलेंगे। एक हो जाएगा ये जो कि होगा एन साइन थीटा, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट जो कि होगा एन कॉस थीटा। अब वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस की अभी हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है, हमें केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस की जरूरत है। अब देखिए ये जो वेज है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल हमें एक ही फोर्स नजर आ रहा है जो कि है एन साइन थीटा। ओके, सो यही जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने में मदद कर रहा है। सो यहां से हम देख सकते हैं कि एन साइन थीटा, ये जो फोर्स है ये बराबर होना चाहिए कैपिटल एम इंटू कैपिटल ए के। कैपिटल एम जो कि वेज का मास है, कैपिटल ए जो कि वेज की एक्सेलरेशन है, और यहां से हम कैपिटल एन निकाल सकते हैं जो कि है एम ए बाय साइन थीटा। यहां पर अब हम कैपिटल एन की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो हमें मिलेगा एम ए इक्वल्स टू एम जी माइनस ट्वाइस एम ए कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन और हमारे पास होगी स्मॉल ए और कैपिटल ए के टर्म्स में, और यहां से हम या तो स्मॉल ए निकाल लें या फिर कैपिटल ए निकाल लें। सो हम एक काम करते हैं, कैपिटल ए निकाल लेते हैं। कैपिटल ए निकालने के लिए जो स्मॉल है वो हमें पुट करना है कैपिटल ए टेन थीटा यहाँ पर। सो पुट कर देते हैं हम स्मॉल ए की वैल्यू कैपिटल ए टेन थीटा, और टेन थीटा को हम साइन बाय कॉस लिख लेते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी माइनस ट्वाइस एम ए कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ओके, सो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे साइन थीटा इधर भेज देते हैं और कॉस थीटा इधर भेज देते हैं, सो हमें मिलेगा एम ए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमें मिलेगा, और ए वाली टर्म को हम एक साइड ले आए, सो और ए कॉमन ले लें। सो ए इंटू स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस कैपिटल एम कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा साइन थीटा। और ए के साथ में जो लिखा हुआ है उसको हम डिनोमिनेटर में भेज दें तो हमें कैपिटल ए की वैल्यू पता पड़ जाएगी। सो कैपिटल ए की वैल्यू एम जी कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन एम स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस कैपिटल एम कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बराबर आएगी। स्मॉल ए की वैल्यू निकालनी है तो हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, स्मॉल ए की वैल्यू निकल जाएगी। इतना पार्ट में अब रब कर रहा हूं। अब स्मॉल ए बराबर है कैपिटल ए टेन थीटा, सो टेन थीटा को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें तो स्मॉल ए इक्वल्स टू कैपिटल ए साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये वैल्यू ए की जब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे सो स्मॉल ए ये बराबर आएगा हमारे पास स्मॉल एम जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस कैपिटल एम कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ओके, सो ये दोनों एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक और एक्सेलरेशन ऑफ वेज दोनों मैंने आपको निकाल के बताई, और जो कॉन्सेप्ट यूज कर गए हैं उनमें आपको ध्यान देना है। जो कंस्टेंट मोशन के जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसा होता है कि हम जो भी एक्सेलरेशन है इन्वॉल्व वहां पर उन सभी में एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सके थे। जैसे यहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके प्लैंक की और वेज की एक्सेलरेशन में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करा, तो एक इक्वेशन हमें वहां से मिल जाती है और दूसरी इक्वेशन हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम से आपको मिलेगी। ओके, सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।